नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से आपका अपने YouTube चैनल स्कैन इन ब्रेन बाय सारथी कंपटीशन क्लासेज। राजस्थान सेवा नियमों की कड़ी में हमने पिछले वीडियो में अध्याय 1 सामान्य परिचय के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों के तहत राजस्थान के राज प्रमुख ने 23 मार्च 1951 को इन्हें जारी किया था और राजस्थान में 1 अप्रैल 1951 से ये प्रभावी हुए थे। नियम 1 से 6 के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी। आज हम RSR अध्याय 2 परिभाषाओं के बारे में जानेंगे। नियम 7, जब तक किसी विषय अथवा प्रसंग में कहीं और स्पष्ट नहीं किया गया हो तब तक इस अध्याय में इन नियमों का अर्थ निम्नानुसार माना जाएगा। आज के वीडियो में हम नियम 7 की व्याख्या करेंगे। नियम 7 में दी गई विभिन्न परिभाषाओं का अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। नियम 7 में भाग 1 से भाग 40 तक भाग बने हुए हैं, जिसमें आज के वीडियो में हम नियम 7(1) से नियम 7(21) तक के बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। नियम 7(1) आयु। GF एंड AR सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के पैरा 63 के अनुसार जन्म तारीख किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, आइए जानते हैं। केवल वर्ष ज्ञात हो तब 1 जुलाई। किसी कार्मिक को अपनी आयु का केवल वर्ष ज्ञात हो तब उस कार्मिक की जन्म तिथि 1 जुलाई मानी जाएगी, उस वर्ष की 1 जुलाई मानी जाएगी। किसी कार्मिक को माह व वर्ष दोनों ज्ञात हो, कोई ऐसा कार्मिक जिसे अपनी जन्म की माह व वर्ष दोनों ज्ञात हो, तब उस कार्मिक की जन्म तिथि उस माह की 16 तारीख रहेगी। कोई कार्मिक अपनी आयु जनवरी 1992 बताता है, तब उस कार्मिक की जन्म तिथि 16 जनवरी उस माह की 16 तारीख 16 जनवरी 1992 होगी। संभावित आयु ही ज्ञात हो तब नियुक्ति दिनांक। संभावित आयु ही ज्ञात हो किसी कार्मिक को तब उसकी नियुक्ति दिनांक व सेवा काल की अवधि को जोड़ लेते हैं। नियुक्ति दिनांक व सेवा काल की अवधि को जोड़ लेते हैं व संभावित आयु में से इसको घटा देते हैं, तब उसकी संभावित आयु हमें प्राप्त हो जाएगी। नियम 7(2) शिक्षार्थी। राजकीय सेवा में नियोजन के उद्देश्य से प्रशिक्षणार्थ चुना हो, जिसको स्थायी नियुक्ति नहीं मिली हो, जो प्रशिक्षण के लिए ट्रेनिंग के लिए चुना गया हो, जो एक निश्चित राशि मासिक प्राप्त करता है, जिसे निश्चित राशि भी मिलेगी, उसे शिक्षार्थी कहा जाएगा। उदाहरण के रूप में समझने का प्रयास करते हैं। राजस्थान रोडवेज की कंडक्टर भर्ती हेतु पहले एज ए कंडक्टर बनाकर प्रशिक्षण दिया जाता है, उसे ट्रेनिंग दी जाती है तथा जिसे लाइसेंस बनता है और उसे कुछ वेतन भी दिया जाता है, उसे हम शिक्षार्थी के रूप में जानेंगे। नियम 7(3) संविधान। संविधान से आशय भारत का संविधान से है, जिसे 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से भारत में लागू किया गया था। नियम 7(4) संवर्ग। कैडर। कैडर से आशय है निश्चित रूप से स्वीकृत स्थायी पदों की संख्या। निश्चित रूप से संवर्ग का तात्पर्य किसी सेवा तथा उसके अंग की उस निर्धारित संख्या से है जो स्थायी पदों के आधार पर पृथक इकाई के रूप में रखी गई हो। इसको भी हम उदाहरण के रूप में देखते हैं, जैसे राजस्थान पुलिस सेवा है, राजस्थान प्रशासनिक सेवा है, राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय कर्मी है, मंत्रालयिक सेवा है, अध्यापक सेवा है। इस प्रकार से हम इन्हें संवर्ग एक कैडर के रूप में जानेंगे। 7 नियम 7(4)(a) नियम 7 का भाग 4(a) चतुर्थ श्रेणी सेवा। चतुर्थ श्रेणी सेवा में प्रभावशील वेतनमान जो भी अभी प्रभावशील है वर्तमान में, उस नियमों की वेतन श्रृंखला 1 या 2 में वर्णित हो। जो अभी वर्तमान में कोई भी वेतन श्रृंखला चल रही हो, 7वां वेतन आयोग वर्तमान में चल रहा है, उसकी श्रृंखला 1 या 2 में वर्णित है, उसे चतुर्थ श्रेणी सेवा के नाम से जाना जाएगा। इसका आदेश 17 मई 1990 को वित्त विभाग द्वारा जारी किया गया था और
इसमें मुख्य रूप से चतुर्थ श्रेणी सेवा में अकुशल कार्मिक रहेंगे, जिनका मुख्य कार्य कार्यालयों की सफाई, पानी की व्यवस्था, पत्रावलियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना आदि रहेंगे। नियम 7.5 क्षतिपूर्ति भत्ते। क्षतिपूर्ति भत्ते उन भत्तों को कहा जाता है जिन्हें राज्य सरकार अपने कर्मचारियों को विशेष परिस्थिति में देती है। विशेष परिस्थितियाँ वो कैसी हो सकती है? विशेष परिस्थितियों में जो व्यक्तिगत रूप से उनका व्यय हो। किसी कार्मिक का विशेष परिस्थितियों में व्यक्तिगत व्यय हो गया तो उस व्यक्तिगत व्यय की क्षतिपूर्ति के रूप में जो भत्ते दिए जाएंगे उन्हें क्षतिपूर्ति भत्ते कहा जाएगा। इसमें यात्रा भत्ता शामिल है। भारत या भारत के बाहर जल मार्ग द्वारा जाने पर या लौटने पर इसका भत्ता शामिल नहीं है। जलमार्ग द्वारा जब कोई कार्मिक जाएगा भारत से बाहर तो उसका भत्ता उसमें शामिल नहीं माना जाएगा, तब उसमें उसका भत्ता शामिल नहीं है। नियम 42 के अनुसार ये भत्ते आय के स्रोत नहीं हैं। कोई कार्मिक इन्हें बार बार लेके इन्हें व्यक्तिगत व्यय अगर कार्मिक का होता है तभी उसे मिलेगा और इन्हें आय के स्रोत के रूप में नहीं माना जाएगा। नियम 7.6 सक्षम प्राधिकारी। नियम पिछले वीडियो में हमने नियम 6 के अनुसार देखा था कि राजस्थान सेवा नियमों की व्याख्या का अधिकार सिर्फ राज्यपाल को रहेगा। तो राज्यपाल या राज्यपाल द्वारा शक्तियां प्राप्त अधिकारी है उसे हम सक्षम अधिकारी कहेंगे। परिशिष्टों में सक्षम अधिकारियों की एक विस्तृत सूची दी गई है जिसे हम आगे के अध्याय में देखेंगे। उन्हें परिशिष्टों में जो अंकित हैं अधिकारी उन्हें हम सक्षम अधिकारी कहेंगे। आगे पढ़ते हैं। नियम 7.7 मिसप्रिंट हो गया है। नियम 7.7 संचित निधि शायद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266(1) से गठित राज्य की संचित निधि नियम 266(1) से गठित राज्य की संचित निधि कहलाएगी। नियम 7.7 रूपांतरित अवकाश। नियम 7.7 रूपांतरित अवकाश। नियम 93(2) के अंतर्गत जो लिखित अवकाशों की सूची है वो रूपांतरित अवकाश के नाम से जानी जाएगी। इस नियम में उल्लिखित उपनियम 2 को उपनियम 1 के ग के स्थान पर 1 जनवरी 1983 को प्रतिस्थापित किया गया था। एक ग के स्थान पर नियम 2 को 1 जनवरी 1983 को स्थापित किया गया था। नियम 7 का भाग 8 कर्तव्य के रूप में जाना जाता है। कर्तव्य से है प्रोबेशनर शिक्षार्थी के रूप में सेवा जो स्थायी होते हैं। जो प्रोबेशनर या शिक्षार्थी के रूप में सेवा देता है जो भविष्य में स्थायी होता है उसका जो कार्य है उसको हम कर्तव्य के रूप में मानेंगे। पदभार ग्रहण काल ज्वाइनिंग टाइम इसे भी कर्तव्य के रूप में मानेंगे, लेकिन इसे नई सेवा के समय जो कार्यग्रहण समय मिलता है उसको हम कर्तव्य के रूप में नहीं मानेंगे। ऐसा क्यों? किसी कार्मिक का स्थानांतरण 20 जनवरी को होता है और उसे
2 फरवरी तक का कार्यग्रहण का समय दिया जाता है, तो ये 12 दिन का समय 12 दिन का समय कर्तव्य के रूप में गिना जाएगा। लेकिन ये कब है? जब कार्मिक का स्थानांतरण होता है। लेकिन वही कार्मिक को नई ज्वाइनिंग पे है और उसे 20 जनवरी को ज्वाइनिंग मिलती है। 20 जनवरी को ज्वाइनिंग के आदेश होते हैं। 2 फरवरी तक उसको ज्वाइनिंग का समय सीमा रहती है, तो जो बीच के 12 दिन हैं उन्हें कर्तव्य के रूप में नहीं माना जाएगा। अवकाश से लौटकर पुनः कार्यभार संभालना। अवकाश से लौटकर कोई कार्मिक पुनः कार्यभार संभालता है, तो उसे उस अवकाश की सीमा को कर्तव्य के रूप में ही माना जाएगा। कोई कार्मिक 10 दिन की पीएल लेता है और फिर 11वें दिन कार्य ग्रहण करता है, तो ये जो 10 दिन है उसे भी कर्तव्य के रूप में माना जाएगा। प्रोबेशन अवधि भी कर्तव्य में शामिल होती है। अधिसूचना 20 जनवरी 2006 से प्रभावी। मुख्य बिंदु है प्रोबेशन अवधि है। प्रोबेशन अवधि भी कर्तव्य में शामिल है। अधिसूचना 20/1/2006 से प्रभावी। प्रोबेशन की अवधि जो 2 वर्ष की मानी जाती है उसे भी कर्तव्य के रूप में शामिल करते हैं। आगे है अपवाद। जयपुर और जोधपुर के कोषागारों का कार्यभार संभालने के लिए 7 दिन का दिन कर्तव्य के रूप में माना जाता है। अन्य जिलों के लिए इसकी सीमा 3 दिवस रहती है और ये 3 दिवस की सीमा भी कर्तव्य के रूप में मानी जाएगी। नियम 7(9) शुल्क। संचित निधि के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से प्राप्त भुगतान शुल्क के रूप में माना जाएगा। कोई भी कार्मिक है वह संचित निधि के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से कोई भुगतान प्राप्त करता है, तो उसे शुल्क के रूप में माना जाएगा। अनुपार्जित आय संपत्ति से प्राप्त लाभांश हो, जमाओं से ब्याज। जिसे संपत्ति से प्राप्त आय, लाभांश एवं जमाओं पर ब्याज, इसे अनअर्न्ड इनकम कहते हैं। अनअर्न्ड अन अनअर्न्ड इनकम। अनुपार्जित आय संपत्ति से जो प्राप्त होती है, लाभांश जमाओं से जो ब्याज प्राप्त होता है, साहित्य संस्कृति कलात्मक प्रयत्नों से जो प्राप्त आय है, उसे नियम 7(9) के अनुसार शुल्क के रूप में मानेंगे। और यह शुल्क है जो कर्मचारी द्वारा अपने सेवाकाल से प्राप्त किए गए ज्ञान के आधार पर इसका ज्ञान का उपयोग इसमें वर्जित है। ज्ञान का उपयोग इसमें नहीं किया जा सकता। नियम 7 नियम 7(10) वैदेशिक सेवा। नियम 7(10) विदेशी सेवा। वैदेशिक सेवा या विदेशी सेवा सरकार की अनुमति से संचित निधि के अतिरिक्त अन्य स्रोत से वेतन प्राप्त करना। सरकार की अनुमति, जिसमें राज्य सरकार की अनुमति रहेगी, और संचित निधि के अतिरिक्त अन्य किसी स्रोत से जब कार्मिक वेतन प्राप्त करता है तो उसे वैदेशिक सेवा के अंतर्गत जाना जाता है। जैसे रिको, परिवहन, रोडवेज, जेवीवीएनएल, विद्युत वितरण निगम लिमिटेड कंपनियों में वेतन मुख्य रूप से इनके द्वारा की गई आय से कार्मिकों में वितरित किया जाता है। रिको फैक्ट्रियों में टैक्स आदि लगाता है। रोडवेज किसी यात्रा के लिए टिकट की ज़रूरत होती है। और जेवीवीएनएल जैसी कंपनियों में विद्युत के उपभोग के बदले में बिल दिया जाता है। इसी आय से इनको वेतन दिया जाता है। इसे विदेशिक सेवा के अंतर्गत जाना जाता है।
नियम 7-10 राजपत्रित अधिकारी। राजपत्रित अधिकारी शासन है IAS RAS राज्य द्वारा नियुक्त कार्मिक। मंत्रालयिक सेवा के निम्न पद मंत्रालय संवर्ग के केवल ये जो निम्न 5 पद है इन्हें ही राजपत्रित अधिकारी के रूप में जाना जाएगा। इसे 13 सितंबर 2013 को आदेश द्वारा इनकी घोषणा की गई थी। मंत्रालयिक संवर्ग के जो पद हैं उनकी घोषणा 13 सितंबर 2013 में की गई थी। इन पदों में 5 है: प्रशासनिक अधिकारी, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, वरिष्ठ निजी सहायक व निजी सचिव। नियम 7-10 बी अर्ध वेतन अवकाश। प्रत्येक पूर्ण वर्ष के कारण अर्जित के अवकाश से है। सेवा के पूर्ण वर्ष से अर्जित अवकाश को अर्ध वेतन अवकाश के नाम से जाना जाता है। नियम 7-11 विभागाध्यक्ष। विभागाध्यक्ष की जो सूची है वो परिशिष्ट 14 में अंकित है। विभागाध्यक्ष की सूची परिशिष्ट 14 में अंकित है। अवकाश दिवस। सार्वजनिक अवकाश। सार्वजनिक अवकाश है विनिमय साध्य विलेख अधिनियम के तहत घोषित अवकाश किसी विशेष कार्यालय के संबंध में उस दिवस से है जिस दिन ऐसा कार्यालय राज्य कार्य नहीं करने के लिए राज्य सरकार द्वारा अनुमति प्रदान किए हुए हो, उसे अवकाश दिवस या सार्वजनिक अवकाश कहा जाएगा। नियम 7-13 मानदेय। कभी कभी होने वाले किसी कार्य की मजदूरी आवर्तक या अनावर्तक भुगतान हो सकता है और कभी कभी होने वाले किसी कार्य के लिए यदि कोई कार्य संबंधित राज्य कर्मचारी के कर्तव्य का वैधानिक अंश माना जाता है। अपवाद स्वरूप विशेष परिस्थितियों में कार्यालय समय के बाद कार्य करना उसे भी मानदेय के रूप में जाना जाता है। पदभार ग्रहण काल। नियम 7-14 पदभार ग्रहण काल। पदभार ग्रहण काल का तात्पर्य एक राज्य कर्मचारी का दिए गए उस समय से है जो उसे स्थानांतरण के कारण नए पद को कार्यभार संभालने के लिए अथवा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जहां पर वह पद स्थापित किया गया है तक की यात्रा के लिए स्वीकृत किया जाता है। अवकाश लीव। अवकाश लीव अवकाश शब्द से उपार्जित अवकाश में PL भी है शामिल। इसमें अर्ध वेतन अवकाश भी शामिल है। इसमें रूपांतरित अवकाश, विशेष अयोग्यता अवकाश, अध्ययन अवकाश, प्रसूति अवकाश, अस्पताल अवकाश, अदेय अवकाश, पितृत्व अवकाश, सभी प्रकार के अवकाश इसमें अवकाश लीव में शामिल है। नियम 7-16 अवकाश वेतन। अवकाश का उपभोग करने पर किसी राज्य कर्मचारी को दी जाने वाली मासिक वेतन की राशि अवकाश वेतन कहलाती है। नियम 7-17 पदाधिकारी। पदाधिकार का तात्पर्य किसी राज्य के पास एक स्थायी पद के लिए धारण करने के उस अधिकार से है जिसे वह अपनी मूल नियुक्ति के फलस्वरूप प्राप्त करता है। पदाधिकारी एक शिक्षक है जो उसको भी अपने पद का अधिकार है, उसे शिक्षक कहेंगे, उसे शिक्षक पद का अधिकार है। किसी जूनियर अकाउंटेंट को अपने पद की अधिकार या धारण करने की शक्ति प्राप्त है, उसे पदाधिकारी कहेंगे। स्थानीय निधि। राज्यपाल द्वारा घोषित निधि। राज्यपाल के द्वारा घोषित निधि को ही स्थानीय निधि कहा जाएगा। इसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, तहसील, नगर निगम, नगर पालिकाएं आदि सभी शामिल की गई है। मंत्रालय कर्मचारी। परिशिष्ट 12 के भाग 2 में मंत्रालयिक सेवा घोषित की गई है। ऐसे राज्य कर्मचारी से इसका आशय है जो सरकार के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा विशेष रूप से इस श्रेणी में घोषित किया गया हो। नियम 7-20 माह से आशय एक कैलेंडर माह से है। महीने व दिनों के रूप में वर्णित अवधि की गणना में प्रथमतः पूरे मास गिनने चाहिए, बाद में दिनों की संख्या जोड़ देनी चाहिए। नियम 7-21 इसे विलोपित किया गया है। नियम 7 के भाग 1 से लेके भाग 40 तक में केवल एक ही एकमात्र भाग है। नियम 7-21
इसे विलोपित कर दिया गया है या हटा दिया गया है। इसे विशेष रूप से ध्यान देने योग्य बात है कि नियम 7 है 21 है, उसे हटा दिया गया है, विलोपित किया गया है। यह एकमात्र भाग है जिसे हटा दिया गया, विलोपित कर दिया गया है। नियम 7:22 से लेकर नियम 7:40 तक हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद।